चलो भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। आगे चलेंगे। हम लोगों ने कैपिटल गेन में जो पढ़ा, एक बार रिवीजन लगाते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एज पर सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर करेंगे, उस पर प्रॉफिट और गेन आएगा, टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा ऑन ड्यू बेसिस। ठीक है जी। कैपिटल गेन के अंदर फिर हम लोगों ने सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A पढ़ा। क्या पढ़ाया था बच्चों? अगर कोई भी कैपिटल असेट बिफोर 23 जुलाई लैंड एंड बिल्डिंग और शेयर और सिक्योरिटी को छोड़कर 3 साल में बेचा तो शॉर्ट टर्म, 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। फिर उसके बाद 23 जुलाई के बाद 2 साल में बेचा तो शॉर्ट टर्म, 2 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। और बताओ क्या पढ़ाया था? शेयर में देखेंगे 1 साल, शेयर्स और म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड्स और डिवेंचर लिस्टेड और यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इन सब के लिए कितना टाइम? 1 साल। 1 साल में शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म। नॉन लिस्टेड डिवेंचर के लिए 23 जुलाई से पहले 3 साल का टाइम, 23 जुलाई के बाद 2 साल का टाइम। नॉन लिस्टेड शेयर्स के लिए कितने साल का टाइम? 2 साल में शॉर्ट टर्म, 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म। उसके बाद बताओ क्या पढ़ाया? तरुण यार पानी भिजवा दे भाई। उसके बाद बताओ जी क्या था? फिर क्या पढ़ाया? हमने सीखा था कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फुल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले सीखा था। क्या पढ़ा था बच्चों बताओ? हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस सेलिंग एक्सपेंस। लॉन्ग टर्म फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस, ठीक है भाई, सेलिंग एक्सपेंस। 23 जुलाई 2024 के बाद इंडेक्सेशन सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग पर लगेगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए लगेगा। 23 जुलाई से पहले तो लगेगा। शेयर्स के लिए इंडेक्सेशन कब खत्म कर दिया? 2018 में। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या पढ़ाया था बताओ जरा? फिर मैंने सिखाया था कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर्स, यही करा था ना? असेट परचेज बिफोर 1 अप्रैल 2001। अगर हमने 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई एसेट परचेज करा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज हायर। कोई दिक्कत? इग्नोर करेंगे अगर कोई इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले करी है तो बोलो। उसके बाद अगर स्टैम्प ड्यूटी थी तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? स्टैम्प ड्यूटी दे रखी हो तो स्टैम्प ड्यूटी से ज्यादा नहीं लेंगे। तो लोअर ऑफ क्या था? लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। और फिर जो ये आएगा उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, जो हायर है वो क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करे थे खूब सारे। कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर्स याद है? ओरिजिनल शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी जब भी वो परचेज करा? लेकिन ओरिजिनल शेयर अगर परचेज करा 1 अप्रैल 2001 से पहले तो परचेज कॉस्ट ऑफ शेयर और बताओ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज हायर। बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे अगर वो 1 अप्रैल 2001 से पहले इशू करा है, क्या लेंगे? मार्केट वैल्यू। लेकिन 1 अप्रैल 2001 के बाद है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस शेयर की क्या होगी? निल। राइट शेयर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? जितने में हमको राइट मिला, ठीक है भाई। लेकिन अगर हम अपने राइट को ट्रांसफर करेंगे उस पर भी कैपिटल गेन हो रहा था। क्लियर है भाई? अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा राइट रिनाउंसी के लिए हम लोगों ने क्या डिस्कशन करा था? उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जो वो कॉस्ट कंपनी को दे रहा है वो, साथ ही साथ वो कॉस्ट किसको दे रहा है? फ्रेंड को दे रहा है, वो भी कंसिडर कर लेंगे। यहां तक डाउट है कोई? उसके बाद बताओ क्या पढ़ाया था? अरे इतना ही कराया था क्या? उसके बाद मैंने टैक्स रेट के बारे में बात करी थी, याद है? विद इंडेक्सेशन 12.5%, विदाउट इंडेक्सेशन 20%। क्लियर है भाई? 23 जुलाई से पहले लॉन्ग टर्म टैक्स होता था 20%, ठीक है। 23 जुलाई के बाद लॉन्ग टर्म टैक्स होता है 12.5%।
23 जुलाई से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, टैक्स होता था 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपए। 23 जुलाई के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, 23 जुलाई से पहले 20%, 15%, 23 जुलाई के बाद 20%। तो दिक्कत है, नॉर्मल शॉर्ट टर्म नॉर्मल स्लैब रेट लगता है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है बताओ? क्वेश्चन कराए थे खूब सारे। चलो भाई, ये होमवर्क में दिया था, कर लिया था, हो गया? कोई डाउट है बताओ? अब देखो एसटीटी ये पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने बता दिया तुम्हें अभी। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर, लॉन्ग टर्म यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, कैपिटल गेन किसके अंदर आएगा? 112 में। क्लियर है भाई? लेकिन क्या पे करा उसमें? एसटीटी। एसटीटी नहीं पे करा तो क्या बनेगा? नॉर्मल रेट से टैक्स होगा। क्लियर है भाई? नॉर्मल मतलब जो टैक्स रेट होते हैं उस बेसिस पे टैक्स करेंगे उसे। उसके बाद बताओ कैपिटल गेन हम लोग कंप्यूट करेंगे नॉर्मल मैनर में। पावर इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो लॉन्ग टर्म ही क्यों ना हो। ये कॉपी करके लाओ, आ जाओ। 55 सबसेक्शन 2 AC, सुनो ध्यान से। इक्विटी शेयर और यूनिट्स, इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई विच हैव बीन सोल्ड, कब बेचा? 1 अप्रैल 2018 के बाद। ठीक है भाई? तो हमारे पास इसको किस तरीके से हम लोग टैक्स करेंगे उसके बारे में बात करी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और सेल, इन दोनों में से किसको कंपेयर करेंगे? फिर जो भी हायर होगा वो क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो डाउट है? इफ मोर देन वन वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, the highest of such value shall be taken into consideration. In case of mutual fund which is not listed, NAV नेट वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे? NAV को ले लेंगे कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रूप में। पढ़ो वे बच्चों, देखो एक एक एग्जांपल करते हैं। लिखे एग्जांपल नहीं लिखे? तो बोलो। एग्जांपल नहीं लिखा सर। चलो फिर एग्जांपल लिखो। एग्जाम्पल लिखो बच्चों। देखो भाई, शेयर परचेज करे कितने के? 1 अक्टूबर 2015 को कितने के? 1 लाख के। मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को है 5 लाख, लेकिन शेयर बेचे कितने के? 9 लाख के। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कैपिटल गेन निकालेंगे। जल्दी करो कॉपी यहां तक, फिर सॉल्यूशन करते हैं। जल्दी करो। चलो आगे।
करें? देखो बच्चों, क्वेश्चन ध्यान दो। कितने का बेचा है ये? पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लो। क्वेश्चन नंबर बताओ। चले भाई, सुनो ध्यान से। पहले बताओ क्या करेंगे, स्टेप्स थे क्या क्या। पहला लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने की कॉस्ट है? 1 लाख की कॉस्ट है। दूसरा, ए पार्ट बताओ इसका। लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018। बताना फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 5 लाख की। और सेल वैल्यू है ना, यहाँ पे सेल वैल्यू लेंगे ना। सेल वैल्यू बताना कितनी है? 9 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी की है, ये 9 लाख। दोनों में से लोअर और इन दोनों में हायर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनेगी? 5 लाख। कितने का बेचा? 9 लाख। खरीदा कितने का था? 5 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बता दो। डाउट बता दो कोई है तो। अरे समझ आया नहीं आया? डन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। ये रहा ना, प्रिज्यूम। पढ़ो। क्या था? प्रिज्यूम एन अबव क्वेश्चन द शेयर हैव बीन सोल्ड। 3 लाख के बेच रहे हैं। नहीं लिखो ना, प्रिज्यूम लिखो। प्रिज्यूम इन अबव क्वेश्चन, प्रिज्यूम इन अबव क्वेश्चन शेयर हैव बीन सोल्ड फॉर ₹3 लाख। शेयर हैव बीन सोल्ड फॉर ₹3 लाख। शेयर्स हैव बीन सोल्ड फॉर ₹3 लाख। 3 लाख के बेचे ना, तो लिखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितने का बेचा है बताना? 9 लाख का बेचा ना भाई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अच्छा 3 लाख में बेचा है क्या? 3 में बेचा है भाई। बताओ क्या लिखेंगे? पहला, हायर ऑफ फॉलोइंग। अरे रुक तो जाओ। हायर ऑफ फॉलोइंग, पहला लिखो क्या था? कॉस्ट। कितनी है कॉस्ट? 1 लाख। दूसरा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 और सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से लोअर। बताओ कितना है?
ये 5 है। सेल कितने की है? दोनों में से लोअर 3, 3 और 1 में दोनों में हायर 3, 3 ही आ गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो बोलो अगर ऐसा नहीं करते तो लॉस आ जाता। अरे आता नहीं आता लॉस। उनने बोला 1 से सस्ता बेचोगे तो लॉस है ना। तुम तो कितने का बेच रहे हो? 3 लाख का। क्लियर है? चलूं आगे? डन। नेक्स्ट लिखो प्रिज्यूम एन अबव क्वेश्चन। Presume an above question. Shares have been sold. Presume an above questions. Shares have been sold. Shares have been sold. Presume an above question. Share have been sold for rupees 40,000. 40,000 का बेच रहे हैं बच्चों। आ जाओ। दोनों में लोअर 40,000, 40 और 1 लाख में हायर 1 लाख। लॉस आ गया कितने का? अब तो इसने 1 लाख से कम में बेच दिया ना, तो लॉस आना ही था। समझ आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ पढ़ो। हाँ करो, इसके अंदर यही सिचुएशन है। देखो मैं पढ़ता हूं। मिस्टर एक्स ने परचेज करे 100 शेयर इन एबीसी लिमिटेड 1 अक्टूबर 1995। कोई दिक्कत? 10 रुपए का 1 शेयर खरीदा। द कंपनी हैज इश्यूड 100 बोनस शेयर ऑन 1 अक्टूबर 1998। मार्केट वैल्यू कितनी थी उसकी? 7 रुपए। कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे कितने? 100 बोनस शेयर 1 अक्टूबर 2013 को। राइट शेयर इशू कर, ये कर लिया ना? सेम ही करा था हमने। अच्छा इसमें एसटीटी पेड है, तो एसटीटी पेड है तो चेंज हो जाएगा ना ये। इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में चेंज आएंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर्मूले के बेस पे करने पड़ेंगे। करो, शाबाश। क्वेश्चन सेम है, बस इसमें एसटीटी पेड है, उसमें एसटीटी पेड नहीं था। उन पे एसटीटी पेड नहीं था, इसमें एसटीटी पेड है ना। क्या माइनस करेंगे? माइनस थोड़ी होता है एसटीटी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसके बेस पे निकालेंगे। नलायक कैसे से हो तुम? मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि मैंने कोई शेयर परचेज करे, याद करो। मैंने शेयर परचेज करे 1 जुलाई 2014 को 10 लाख के। 31 जनवरी 2018 से सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 हट गया, और यहां पर उसको सेल करा मैंने 1 जुलाई 2024 को 100 लाख का। अगर मैं कैपिटल गेन निकालूं तो 90 लाख हो जाएगा। फिर वो पर्सन बोलेगा भाई यहां तक का तो माफ करो। उसी के लिए तो स्टेप करे वो पीछे जो सिखाए मैंने। तो यहां तक तो 10 सबसेक्शन 38 लगेगा ना। तो हम यहां पर उसकी मार्केट वैल्यू देखते हैं। मान लो मार्केट वैल्यू 50 लाख है, तो कॉस्ट ये नहीं मानेंगे, ये मानेंगे। तो यहां से यहां तक का 40 लाख का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर दिया। अरे समझ आया नहीं आया? यही करना है। मैं करवाऊं क्या? हाँ एसटीटी पे होगा तो इस तरीके से सॉल्व करना। करो।
क्वेश्चन नंबर 7, ओरिजिनल शेयर। बताओ कितने शेयर खरीदे थे ओरिजिनल? साथ साथ करते हैं। कितने शेयर खरीदे थे उसने? 100। तो 100 ही बेचेगा। कितने के हिसाब से बेच रहा है? 300। किसी को, इस बच्चे को इसमें तो डाउट नहीं है। 100 शेयर 300 से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो कैसे निकालेंगे, सुनो। अरे भाई सुन लो। हायर लेंगे। पहले बताओ खरीदा कितने का था? 10 रुपए का। ठीक है। और पहले जो है मार्केट वैल्यू देखो कितनी है? 7 रुपए। तो दोनों में 10 रुपए लूंगा। 10 तो आ गया। 10 ये ले लिया। उसके बाद बताओ जी क्या है? मार्केट वैल्यू दे रखी होगी ना इसकी 31 जनवरी को, ये रहा ना 200 रुपए पर शेयर। रुक जाओ, पहले लिखो इसकी कॉस्ट। पहले तो हायर कितना लिया था हमने? 1000 इंटू 10, 100 इंटू 10, 1000। ठीक है भाई। दूसरा क्या था? लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और सेल। सेल कितने का कर रहा है? 300 रुपए शेयर बेच रहा है, 30,000 का बेच रहा है ना। और यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू 200 है। दोनों में से लोअर 20,000 और दोनों में हायर 20,000, तो 20,000 बनेगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ आया नहीं आया? बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। डाउट है नहीं सर जी? ये कब कर रहे हैं? जब एसटीटी पे कर दिया। नहीं पे करा तो वो कराया था लास्ट क्लास में। बोनस शेयर बताओ बच्चों। बोनस शेयर बिफोर बिफोर संजय भाई यार पानी की बोतल दे दियो मुझे। तरुण तो सुनता ही नहीं है। आफ्टर 1 अप्रैल 2001। बोलो बच्चों बोनस शेयर कितने थे? बोनस शेयर भी कितने थे? 100 रुपए थे ना बोनस शेयर। ये रहे 100, 7 रुपए के हिसाब से। पहले बेचो, बेचे कितने के? 100 इंटू 300, 30,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे भाई। बोलो हायर ऑफ। पहला लिखो फर्स्ट। कॉस्ट कितनी है? 7 रुपए। 7,000 है ना? नहीं 700। लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और सेल। बताना फेयर मार्केट वैल्यू कितनी 31 जनवरी को? 20,000। और सेल कितने की है? 30,000। दोनों में से लोअर 20, 20,000 और 700 में हायर 20,000। तो ऐसे ही करा हुआ है ना।
ये वाला कितने का बेचा है शेयर? इसकी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रखूंगा मैं? बोलो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये 10,000, ये 30,000। आगे करो बच्चों, जितना कर सकते हो करो। राइट शेयर करो। शाबाश। जल्दी करो बच्चों, फिर मैं आगे चलूंगा। सेकंड बोनस शेयर की भी कॉस्ट लगेगी क्या? अरे हाँ, दूसरे में भी करो बच्चों, दूसरी भी निकालो वैल्यू, नील ले लो उसे, कंपैरिजन में आ जाएगा। देखो उधर बताना। नील। दूसरा क्या था? वही 20,000 और दोनों में लोअर 30, 20 और इसमें दोनों में हायर 20। बन गई है तो आफ्टर है ना, आफ्टर 1 अप्रैल 2001। नहीं, 2018 के पहले मिला है। पहले ही हुआ, देख लो। ये रहा ना, ये रहा ना। चले भाई करें आगे। करे भाई, कर रहे हैं इंतजार। राइट शेयर कर रहे हो? करो राइट शेयर। जल्दी करो। टैक्स निकाल लो। सर राइट शेयर में भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैसे ही निकलेगा जो तुमने परचेज करा उसमें तो निकलेगा। कब है राइट शेयर, कब इशू करें भाई, ये देख लो ना। तो उसमें क्यों निकलेगा फिर? उसमें क्यों निकलेगा फिर? सही बात है सर। 8,000 हो गया क्या?
हो गया। चलो राइट शेयर की बात करते हैं, आ जाओ। राइट शेयर बच्चों 2024 में थे ना ये? कितने शेयर थे राइट? कितने खरीदे? 50 खरीदे तो 50 ही बेचेगा। 300 के हिसाब से 15,000। इसकी कॉस्ट ऑफ, अच्छा इसमें करूंगा वैसे, क्यों नहीं करेंगे? 18 के बाद है, तब तो खत्म ही हो गया था। 50 इंटू कितने पैसे बताओ? शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म? 111 है या नॉर्मल? 111 है, तो 111 बनेगा ये 8,000। आगे बताओ कैपिटल गेन। ऑन ट्रांसफर ऑफ राइट, ऑन ट्रांसफर ऑफ राइट। अगर क्वेश्चन में बता नहीं रखा तो क्या मानेंगे? नहीं पेड है फिर। बच्चों देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 शेयर उसको बेचे, कितनी कमीशन खाई? 1,000 रुपये आ गया। इसकी कॉस्ट कुछ होएगी क्या? अच्छा ये 111 होगा, नॉर्मल होगा? ये नॉर्मल, इस पे एसटीटी पे नहीं हो सकता भाई। दोस्त से कमीशन कमा लिया तो उस पे कहां एसटीटी पे होगा? ठीक है भाई, जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिकेगा तभी तो एसटीटी पे करेंगे। समझ आया? अब सुनो, हाँ एलटीसी भी ये सारे 112 ए हैं, ये सारे 112 ए, 112 ए, 112 ए। मुझे बता दो जरा, टोटल 112 ए कितने बने? 30,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए 30,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है 8,000। अरे यार, शॉर्ट टर्म नॉर्मल बताओ 1,000। और कौन कौन सी इनकम है? हाउस प्रॉपर्टी 2 20, और कुछ है? कैजुअल इनकम भी है भाई इसकी। कितनी है कैजुअल इनकम? डिडक्शन भी है क्या? डिफॉल्ट से करोगे सॉल्व? टोटल बताओ कितना? डिफॉल्ट से डिडक्शन मत देना, तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। 6 ही होता हो, अंडर चैप्टर 6 है। ये दोबारा आना चाहता लग रहा है। टोटल मिला के 67 लेक्चर हो चुके हैं इसके। तो इसका खाना खा लेता और बैठ जाता पीछे जाके। ये बेचारा भूखा रह जाता है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म 112 है, कितना है? 30,000 है ना?
रुक तो जाओ। शॉर्ट टर्म ट्रिपल वन ए कितना है? नॉर्मल इनकम कितनी बची? 220। रुक जाओ, पहले गैम्बलिंग भी तो है। कैजुअल इनकम बताओ। कैजुअल इनकम कितनी है? 50,000 पे सीधे सीधे 30 लगा दो पहले। नॉर्मल इनकम बताओ कितनी बची? 2,21,000। 3 लाख तक इनकम नील होती है। कितने बच गए? 79। तो दिक्कत है। 15,000 पे लगा दो 4%। अच्छा, रिबेट भी है ना। कितना बन रहा था टोटल? रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, बताओ कितनी? 15 पूरा ही नहीं हो गया। टैक्स नहीं भरना भाई से। चलूं आगे। मिस्टर वाई की बात करते हैं। वाई के बारे में क्या हुआ था? वाई ने राइट शेयर परचेज करे, कितने के? बेचे 50 राइट शेयर, कितने? 300। 15,000। आगे कॉस्ट बताओ कितनी? 50 इंटू 160। 8,000। 8,000। ट्रिपल वन है, ट्रिपल वन है या फिर नॉर्मल शॉर्ट टर्म? ट्रिपल वन है। बाकी कर लोगे। हाउस प्रॉपर्टी क्या है, क्या दे रखा है? टैक्स लाइबिलिटी है तो कर लोगे। और कुछ है? टैक्स निकाल लेना, खत्म। तो कर लोगे बच्चों। आ जाओ। लो जी, 7 भी हो गया। वाई का टैक्स देख लो, यही करा हमने। ट्रिपल वन आ गया, हाउस प्रॉपर्टी आ गई, 357 आ गया। इसका भी टैक्स नीली बनेगा। कर लोगे ना? पढ़ू मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, देखें। अगर आग लगेगा तो घर से कर लो। मिसेस एक्स परचेज 1,000 इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड, 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से, और 1% ब्रोकरेज दी है। क्लियर है? कॉस्ट बढ़ेगी, माइनस हो जाएगा अभी कॉस्ट के रूप में। जनवरी 1998 में शी गेट्स 100 बोनस शेयर अगस्त में मिले, फिर दोबारा 1100 बोनस शेयर मिले फरवरी में। मार्केट वैल्यू दे रखी है। शेयर जो ट्रांसफर करे 120 रुपए के हिसाब से, ब्रोकरेज 2% है। मार्केट वैल्यू 31 जनवरी को दे रखी है। तो वही रूल लगेंगे। बताओ करवाऊं नहीं करवाऊं? हाँ, तो ऐड होगा तभी तो लेस हो रहा है। ऐड होके लेस कर दो। चलूं आगे। ये माइनस कर तो रखा है, कैसे से हो तुम लोग? ये कर तो रखा है, सेलिंग एक्सपेंस नहीं हो गए। परचेज करते हुए दे रखे तो माइनस कर दे। हाँ, क्या कह रहे हो? है तो सही। पहले वाले में तो बोल रहा नहीं है, और दूसरे में है, बात खत्म। अभी तो करा था, ऐसे ही करेंगे भाई।
कर लोगे तो बताओ, आगे बढ़ जाए। चलो भाई, होमवर्क। हेडिंग डालो, कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। उसको करना घर पे सॉल्व बच्चों, सॉल्यूशन मत देखना, बाद में देखना नहीं हो तो। हो जाएगा, कुछ नहीं है, सेम ही है, वो सिमिलर है। एक बार तो नॉर्मल रूप में करना, उसके अंदर एसटीटी पे नहीं करा, वो तुम्हें आता ही है, और फिर एसटीटी पे करा तो कंपैरिजन करके सीओए निकालेंगे। ब्रोकरेज घटा तो रही है। नहीं नहीं, उससे उसका क्या मतलब है, वो कोई एसटीटी थोड़ी पे होता उसमें। ब्रोकरेज तुम्हारा एक्सपेंडिचर था, हम घटा तो रहे हैं, बात खत्म। तो ट्रिपल वन ए बन जाते। लॉन्ग टर्म में तो 112 ए बन गया। जल्दी नोटिंग करो बच्चों, बड़ा चैप्टर है ये। बच्चों डेप्रिशिएबल एसेट की बात करेंगे हम। डेप्रिशिएबल एसेट में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। हाँ, एग्जाम्पल भी करेंगे। चलो भाई बच्चों, कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट के केस में चाहे गेन हो या लॉस हो, वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म होने का मौका मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू कम होती रहती है। अरे बोलो। तो डेप्रिशिएबल एसेट पे कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर डेप्रिशिएबल एसेट, गेन और लॉस शैल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म। इंडेक्सेशन कभी शॉर्ट टर्म पे लगती ही नहीं है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से WDV माइनस कर दो, सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड के पास एक प्लांट एंड मशीनरी थी 1 अप्रैल 2024 को, जिसकी WDV कितनी है? 6 लाख। तो कोई दिक्कत नहीं, 11 लाख की बेची है तो 11 में से 6 हटा दो, 30,000 के सेलिंग एक्सपेंस हटा दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 470। डाउट है कोई? अब हम डिफाइन करेंगे कैपिटल एसेट क्या होता है। लिख लो एग्जांपल। फिर हम कैपिटल एसेट की बात करेंगे, क्योंकि कैपिटल गेन कैपिटल एसेट पर ही निकलता है।
है? टाइम पीरियड देख क्या क्या हर हर साल डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसकी वैल्यू घटकर आज वाली तो वैल्यू आएगी। अगर कोई डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी में हर साल डेप्रिसिएशन तुम क्लेम करते जा रहे हो, तो उसकी डब्ल्यूडी वैल्यू आज की आएगी। उस पर गेन कहां होगा? लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकता, शॉर्ट टर्म ही रहेगा वो। ठीक है ना? अगर लैंड परचेज करिए तो बात अलग है, वो तो नॉन डेप्रिशिएबल हो गई, उसमें तो लॉन्ग टर्म आ जाएगा। लेकिन डेप्रिशिएबल पे तो डेप्रिसिएशन तुम हर साल चार्ज कर रहे हो ना, पीएनएल में डेबिट कर रहे हो, तो डेबिट कर रहे हो तो उस केस के अंदर उसकी डब्ल्यूडी भी निकलती रहेगी हर साल की। चलूं आगे? अरे बोलो बच्चों, सर क्या ही बोलोगे आप। कैपिटल असेट की पहले नोटिंग करोगे, मैं समझा दूं। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे। ये पूरा ही है भाई, देखो यहां तक है। मैं शॉर्ट करके लिखवाऊंगा, तो जो जरूरत है उतना ही करवाऊंगा, ठीक है? देखो मैं समझा दूं पहले या लिखवाता चलूं, समझाता चलूं? दोनों ही बता देता हूं, चलो लिखो, हेडिंग डालो कैपिटल असेट। कैपिटल असेट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। कैपिटल असेट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। लिखो कैपिटल असेट इंक्लूड्स, कैपिटल असेट इंक्लूड्स all assets. Capital asset includes all assets, but the following will not be considered to be, following will not be considered to be capital asset. Following will not be considered to be capital asset. पहला लिखो स्टॉक इन ट्रेड, एनी स्टॉक इन ट्रेड। सुनो ध्यान से, मैं समझाता चलता हूं साथ साथ। बच्चों कैपिटल असेट की बात कर रहे हैं। मेरे घर के अंदर ज्वेलरी है, मैंने घर से ज्वेलरी बेच दी, कैपिटल असेट है, स्टॉक इन ट्रेड है? कैपिटल असेट है। मैंने अपना घर बेच दिया, कैपिटल असेट है। ज्वेलर ने ज्वेलरी बेची, कैपिटल असेट है, स्टॉक इन ट्रेड है? कैपिटल गेन में टैक्स करेंगे बिजनेस प्रोफेशन में, बिजनेस प्रोफेशन। एक बिल्डर है, प्रॉपर्टी डीलर है, उसने घर बेचा, स्टॉक इन ट्रेड है, कैपिटल असेट है? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कभी भी कैपिटल असेट नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड को हम कहां टैक्सेबल करेंगे? बिजनेस प्रोफेशन में। अगर आप अपनी पर्सनल ज्वेलरी बेच रहे हो तो कैपिटल असेट है, लेकिन ज्वेलर अगर ज्वेलरी बेच रहा है तो स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे तो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स होगा, कैपिटल असेट बेचेंगे तो कैपिटल गेन में। तो वही लिखा है, लिखो एनी स्टॉक इन ट्रेड, एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड बाय एसएससी, और रॉ मटेरियल हेल्ड बाय एसएससी, और रॉ मटेरियल हेल्ड बाय एसएससी फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन shall not be considered to be, shall not be considered to be capital asset, shall not be considered to be capital asset. स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट नहीं होता, ठीक है जी? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स इज एंगेज्ड, मिस्टर एक्स इज एंगेज्ड in the business of
sale purchase of jewelry, in the business of sale purchase of jewelry, in the business of sale purchase of jewelry, income is taxable, income is taxable under the head of business profession, income is taxable under the head of business profession. ठीक है जी। दूसरा लिखो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स। बच्चों पर्सनल मूवेबल इफेक्ट भी कैपिटल एसेट नहीं होते। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट कैपिटल एसेट क्यों नहीं होते? इन्होंने जान करके करा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा लॉस आएगा। अगर मान लो मैंने एक टीवी परचेज करा 50,000 का, 2 साल यूज करके क्या मैं उसे 60,000 का बेच दूंगा? वो सस्ता ही बिकेगा, उसमें हमेशा ही लॉस आएगा। तो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट यानी कि कोई भी आइटम डे टू डे यूज की, उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। मैंने सोफा परचेज करा 1 लाख का, 2 साल यूज करके 2 लाख का बिक जाएगा क्या वो? उस पर हमेशा ही कैपिटल लॉस आएगा। तो गवर्नमेंट ने सीधे सीधे बोल दिया ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। जिस पर हमेशा ही लॉस आएगा उसको कैपिटल एसेट ही नहीं माना। बात समझ आई? लेकिन ज्वेलरी पर्सनल है, फिर भी वो कैपिटल एसेट है। क्यों? क्योंकि उस पर गेन आएगा। बात समझ आती है? तो लिखो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, दैट इज मूवेबल आइटम ऑफ पर्सनल यूज, मूवेबल आइटम ऑफ पर्सनल यूज, मूवेबल आइटम ऑफ पर्सनल यूज, movable item of personal use like household furniture, like household furniture, utensils, utensils। लेकिन यूटेंसिल्स में भी कौन से यूटेंसिल्स? सिल्वर यूटेंसिल्स, गोल्ड यूटेंसिल्स नहीं। गोल्ड यूटेंसिल्स कैपिटल एसेट है। गोल्ड यूटेंसिल्स क्या होंगे? कैपिटल एसेट। सिल्वर यूटेंसिल्स क्या होंगे बच्चों? वो कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, सिल्वर यूटेंसिल्स लिख लेना इसमें, कॉमा टीवी, फ्रिज, सोफा, पर्सनल मोटर कार, पर्सनल मोटर कार शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी कैपिटल एसेट। इन सबको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे भाई। शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी कैपिटल एसेट। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने बोला टीवी कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अगर टीवी बिजनेस की प्लेस पे लगा है तो कैपिटल एसेट है। भैया टीवी अगर मान लो हमने बड़ा सा एलसीडी लगा दिया यहां पर, ठीक है भाई, अगर मेरे घर में पर्सनल टीवी है तो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन अगर वही टीवी मैंने अपने बिजनेस प्लेस पे लगा रखा है तो कैपिटल एसेट है। क्यों है कैपिटल एसेट? क्यों? क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन तुम क्लेम करोगे, और उसका डेप्रिसिएशन होगा तो डब्ल्यूडी भी निकलेगी उसकी। एसी यहां पर लगा हुआ है, अगर एसी मेरे घर पर लगा है तो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन एसी मेरे बिजनेस की प्लेस पे लगा है तो कैपिटल एसेट है। क्योंकि एसी का डेप्रिसिएशन हम पीएनएल में डेबिट करेंगे। एसी का डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट कर दिया तो ये एसी मान लो 50,000 का खरीदा, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया उस पर 10,000 का, तो उसकी डब्ल्यूटीवी कितनी आई? 40,000। लेकिन ये सही कंडीशन में है, ये सही कंडीशन में है, तो हमने 40,000 वाला एसी 45,000 का बेच दिया तो 5,000 का कैपिटल गेन हो जाएगा। बात समझ आती है? पर्सनल मूवेबल इफेक्ट यानी कि हाउस होल्ड अगर घर में है तो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज ऑफिस में रखी है तो कैपिटल एसेट है। अरे बात समझ आती है? डन। तो लिखेंगे आप, क्या लिखा आपने? शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी कैपिटल एसेट। नो गेन और लॉस शैल बी कंप्यूटेड। नो गेन और लॉस, नो गेन और लॉस शैल बी कंप्यूटेड ऑन देयर सेल। नहीं, वो उसके लिए केस है, अभी आएंगे ना। जयंती लाल ए शाह वर्सेस जीआईटी।
बनारसी लाल कतारिका वर्सेस सीआईटी, ये इसके केसेस हैं जिसके अंदर अगर तुम चांदी के बर्तन बेचते हो तो हिंदी ट्रेडिशन के अंदर चांदी के बर्तन में खाना खाने का रिवाज है, तो चांदी के बर्तन को कैपिटल एसेट नहीं मानते। अगर तुम्हारे घर में खूब सारी चांदी या गोल्ड है तो उसको क्या करो, चांदी के बर्तन बनाकर बेच दो, कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। लेकिन गोल्ड के नहीं होने चाहिए, क्योंकि गोल्ड के अंदर इसका कोई रिवाज नहीं, और गोल्ड के अंदर तो वैसे भी पॉइजन बन जाता है। बात समझ रहे हो? तो चांदी के बर्तन के अंदर जो सिल्वर यूटेंसिल्स है वो कैपिटल एसेट नहीं होते। उसकी रेफरेंस है किसकी? केस की। जयंती लाल एशा वर्सेस सीआईटी, बनारसी लाल कतारिका वर्सेस सीआईटी, ये केसेस है। इन लोगों ने बहुत सारे चांदी के बर्तन बेचे थे, अभी आएगा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। क्लियर है भाई? तो चांदी के बर्तन नहीं होते, सोने के बर्तन कैपिटल एसेट है, चांदी के बर्तन कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है भाई, जजमेंट है उसका, लिखेंगे आगे। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स परचेज वन मोटर कार, मिस्टर एक्स परचेज वन मोटर कार फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज, subsequently it was sold by him, subsequently it was sold by him, subsequently it was sold by him. In this case it will not be considered to be capital asset, in this case it will not be considered to be capital asset. Similarly, if he sold fridge, if he sold fridge, TV etc., TV etc. will not be considered to be capital asset. लेकिन ध्यान रखना, अगर ये चीजें कहां पर है, बिजनेस की प्लेस में है, तो कैपिटल एसेट है। तो क्लियर है? आगे लिखोगे, द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड टू बी कैपिटल एसेट। अलग से क्लैरिफाई कर दिया बच्चों इन्होंने कि ये सब कैपिटल एसेट होंगे, इन पर कैपिटल गेन निकलेगा। लिखो ज्वेलरी, ज्वेलरी अगर तुम परचेज कर रहे हो, सोना देख लो आज की डेट में, एक टाइम था 250 रुपए तोला आ रहा था, और आज की डेट में देख लो 80,000 लाख रुपए तक तोला तक पहुंचने वाला है, तो कैपिटल गेन होगा। तो ज्वेलरी क्या है? कैपिटल एसेट। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये क्या होती है बच्चों? पुरानी चीजें। जैसे मान लो तुम्हारे फैमिली के अंदर कोई हुमायूं, अकबर, बाबर, राणा सांगा, ये पुराने पुराने व्यक्ति, महाराणा प्रताप, उनकी तलवार हम बेच रहे, तो भाई महंगी बिकेगी, कैपिटल एसेट है। दे सकते हैं ना हम किसी म्यूजियम को या किसी को, है क्या, है कि नहीं है? महात्मा गांधी का चश्मा बिक रहा था, महात्मा गांधी के चश्मे की बोली लगी, विजय माल्या उसे खरीद कर लेकर आया, 2 करोड़ रुपए दिए। महात्मा गांधी के चश्मे के कितने पैसे दिए? 2 करोड़। तो जिस व्यक्ति ने बेचा होगा उसको क्या है? कैपिटल गेन होगा उसका। तो दिक्कत, अरे समझ आया नहीं आया? ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग भी कैपिटल एसेट है। ड्राइंग तुम देख लो कितनी महंगी महंगी ड्राइंग बिकती है। अरे सुन लो ना यार तुम, ड्राइंग के अंदर तुम देखो कोई खर्चा थोड़ी होता है। ड्राइंग के अंदर कलर, ठीक है कि नहीं है, जो भी पेंसिल, जो भी वो कलर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा खास होता नहीं है, लेकिन बिकती बड़ी महंगी है। ये सब ना केस जजमेंट, एक केस जजमेंट आया था, अरे भाई सुन लो यार, वारीसोवा वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वारीसोवा के फादर पेंटर थे, वारीसोवा के फादर क्या थे? पेंटर। उसके फादर की डेथ हो गई, डेथ के बाद वारीसोवा ने पेंटिंग बेचनी स्टार्ट करी, 5-5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, पता नहीं कितनी महंगी पेंटिंग बिकी। इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया, बोल रहा टैक्स लगाऊंगा। उनने बोला ये तो क्या है? पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है। तो उन्होंने फिर बोला नहीं भाई, ड्राइंग और पेंटिंग को इन्होंने फिर क्या करा?
इन्होंने अमेंडमेंट करवा ली पार्लियामेंट में जाके, कहीं भाई एक्ट के अंदर इसको कवर करो और इसको किसकी डेफिनेशन में लेकर आओ, कैपिटल एसेट की, और चेंज कर दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने, और चेंज करके किसके अंदर ले आए, कैपिटल एसेट। तुम देख लो पेंटिंग 1-1 करोड़ की भी बिकती है, बात समझ आती है? तो पेंटिंग 1 करोड़ की बिक रही है तो उसके अंदर भी कैपिटल एसेट होगा। तो इस जजमेंट के अंदर क्या हुआ, उसको देना पड़ा कैपिटल गेन टैक्स। तो दिक्कत, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर है, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लॉ को चेंज कर सकते हैं। नहीं करा तो कोई बात नहीं, बारिश हुआ को छोड़ा तो आगे के लिए चेंज कर दिया। तो चले आगे। स्कल्पचर्स क्या होते हैं, मूर्तियां वगैरह, स्टैचू वगैरह बनाकर बेच रहे हो तुम, पत्थर की कोई मूर्ति बनाकर बेच रहे हो, वो भी बड़ी महंगी महंगी बिकती है, तो वो भी कैपिटल एसेट है। एनी वर्क ऑफ आर्ट वो भी क्या है, कैपिटल एसेट है। डाउट है कोई? अरे समझ आया? देखो ज्वेलरी को डिफाइन कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनको डिफाइन करनी पड़ी। लिखो ज्वेलरी इंक्लूड्स ए पॉइंट, ornament made of gold, silver, platinum क्या होता है, white gold, ornament made of gold, silver, platinum or any other precious metal, or any other precious metal or any alloy containing one or more of such precious metal। अब गोल्ड प्योर नहीं होता बच्चों, उसके अंदर मिक्सिंग होती है, तो जो भी मिक्सिंग करके बना रहे हैं वो भी सब क्या है, प्रीशियस मेटल है। दूसरा लिखो प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन। डायमंड हो गया ना, जैसे डायमंड, पुखराज, नीलम, ये बड़े महंगे महंगे, सोने से भी ज्यादा महंगे पत्थर होते हैं, ठीक है भाई। प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन हेल्ड इन एनी मैनर, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन हेल्ड इन एनी मैनर। मेरी बात सुनो, ज्वेलरी को इन्होंने डिफाइन करा, सुनो ध्यान से बच्चों, सुनो। अभिषेक बच्चन की मैरिज हुई, अभिषेक बच्चन की मैरिज के टाइम पर ऐश्वर्या राय ने जो चुनरी ओढ़ी हुई थी उस पर सोने की जरी लगी हुई थी। उस चुनरी पर क्या थी, सोने की जरी। तो अभिषेक बच्चन ने बोला तुम मुझे क्या कम समझ रहे हो, मैं अमिताभ बच्चन का बेटा हूं। उसने जो शेरवानी पहनी थी उसके अंदर गोल्ड गिनी लगा रखी थी। शेरवानी में गोल्ड गिनी मतलब सोने के बटन लगे हुए थे। तो वो जो शेरवानी है वो शेरवानी नहीं होगी, वो ज्वेलरी बन गई। और ऐश्वर्या राय की वो चुन्नी नहीं रहेगी, वो ज्वेलरी है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिफाइन कर दिया कि ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, प्रीशियस मेटल containing one or more such metal, further they may be worked of sewn, sewn मतलब क्या, सिलाई करके लगा दिए। बात समझ आई? तो वो ज्वेलरी बन गई वो। तो जो आप अपना कुर्ता बनवाओ या शेरवानी बनवाओ, उसमें हीरे के बटन लगवा लिए तुमने, गोल्ड के गिनी लगा ली या जरी लगा ली अपने कपड़ों में, तो वो कपड़े नहीं रहेंगे, वो ज्वेलरी बन जाएंगे। उसको ट्रांसफर करोगे तो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट नहीं है, वो ज्वेलरी के डेफिनेशन में आ जाएंगे। उसको बेचोगे तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ आई? चलो आगे। नॉर्मल नहीं है क्या, बिकेगी नहीं वो, महंगी, बेच के देख लो। ये कह रहा है नॉर्मल
नॉर्मल ये आप चुन्नी परचेज करके ले आओ, मान लो 300 रुपए की आई, उसको 400-500 रुपए की बेच दोगे तुम, कोई खरीदेगा ही नहीं तुमसे। बात समझ आई? और अगर कोई बेच भी रहा तो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में बेच रहा होगा तो उसकी शॉप बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी। पर्सनल बेचोगे कोई खरीदेगा ही नहीं। आपकी यूज्ड चुन्नी कोई परचेज करेगा? आपकी यूज्ड शेरवानी बिकती है, बिकती है बच्चों, मेरी खुद की है, लेकिन मैं जाऊं मान्यवर से खरीदी, एक दिन की परचेज करी, एक दिन में 30,000 35,000 की देते हो, एक दिन का यूज है, उसे बेचो, बिक जाएगी, लेकिन वो सस्ती बिकेगी, 5,000 में बिक जाएगी। क्यों? क्योंकि रेंट पे मिलती है, वो रेंट वाले खरीद लेते हैं उसे। क्या करूंगा, कहां पहनूंगा भाई? एक ही बार पहन, दोबारा कौन पहना? लेकिन अगर उसमें देखो सुनो, अगर उसमें मैं गोल्ड के बटन लगवा लूं तो वो बिक जाएगी। और गोल्ड के बटन मान लो मैंने 5-6 बटन लगवा लिए एक एक तोले के, भाई साहब लाख रुपए तोला सोना और अब 5 लाख रुपए की बिकेगी वो। जिस समय खरीदा था उस समय मान लो 50,000 रुपए तोला आ रहा था, आज की डेट में लाख रुपए तोला हो गया, तो कैपिटल गेन नहीं हो गया? तो वो ज्वेलरी है। ध्यान रखना इस बात को। अब बच्चों सुनो, वेदर कैपिटल गेन अराइज, इसमें ना पूरा नहीं लिखना, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बनारसी लाल कतारी का पूरा नाम है इसका, बनारसी लाल कतारी का वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देखो सीए इंटर के अंदर तुम्हारे लिए केसेस नहीं आएंगे, सीए इंटर के अंदर केस स्टडी नहीं पूछेंगे तुमसे टैक्स के अंदर। सीए फाइनल में 25 नंबर की केस स्टडी आती है, वहां पर पूरे केसेस पढ़ने भी पड़ेंगे और तुम्हें इलेबोरेट करके बताने भी पड़ेंगे। अभी तुम केस का रेफरेंस दे दो, बहुत है, सुनना। जयंती लाल एशा वर्सेस सीआईटी और बनारसी लाल कतारिका वर्सेस सीआईटी, इन लोगों ने क्या करा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1976-77 के अंदर, इन्होंने लगभग 50 किलो, देखो 49.521 kg सिल्वर यूटेंसिल, चांदी के बर्तन बेचे, जो कि किसके फॉर्म में थे? थाली, कटोरी, टम्बलर। टम्बलर क्या होते हैं? अरे थाली, कटोरी, टम्बलर, कटोरा वगैरह, टम्बलर क्या होते हैं? ठीक है, जग, कटोरी, थाली वगैरह, इन सब के फॉर्म में एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। द एसएससी कंटेंडेड दैट द सिल्वर यूटेंसिल्स वर फॉर पर्सनल यूज। उसने बोला भाई हमारे पर्सनल यूज के लिए, हमारे हिंदू ट्रेडिशन के अंदर चांदी के बर्तन में खाने का रिवाज है, हम 30 त्योहार पे चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं, और ये हमारे पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है, इसको आप कैसे टैक्स करोगे? तो ये जजमेंट आया, इनकम टैक्स ऑफिसर जो था, इनकम टैक्स ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया एसएससी की बात को, कि बोला नहीं जी मैं तो कैपिटल गेन टैक्स लूंगा। फिर ये केस चला गया कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में गया था, सॉरी हाई कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट के अंदर क्या डिस्कस हुआ? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करा कि सिल्वर यूटेंसिल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसको? पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, क्योंकि हिंदू ट्रेडिशन के अंदर रिवाज होता है चांदी के बर्तन में खाना। शाहरुख खान की एड नहीं सुनी थी तुमने? राजा महाराजा चांदी सोने, गलत बोल गया, सोने के बर्तन में नहीं, चांदी के बर्तन में खाते थे, चांदी के सोने बर्तन में खाते थे। चांदी देता था तेज दिमाग, सोना देता था क्या? सुरक्षित तन तेज दिमाग। सोना चांदी चमन प्रास, ऐसा बोलता नहीं? हाँ हाँ ऐड है वो शाहरुख खान की, लेकिन चांदी के बर्तन में। तो चांदी के बर्तन में राजा महाराजा या पहले के टाइम पे होता था कि चांदी के बर्तन में खिलाया जाता था। क्लियर है भाई? अरे बोलो। अभी भी तुम देख लो छोटे बच्चों को, जो छोटा बच्चा होता है चांदी के चम्मच से उसको शहद चटाते हैं, या फिर कुछ ऐसा रिवाज है, या चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं कुछ लोग। तो तुम्हारे घर में अगर कुछ खूब सारा सोना कुछ पड़ा भी है तो उसे क्या करना? चांदी के बर्तन में कन्वर्ट कर लेना, बेचना, कुछ रुपए पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर घर में खूब सारे चांदी के, बहुत सारे तुम्हारे पास बल्क रखे हुए हैं, चांदी के बार रखी हुई है तुमने, चांदी की सिल रख रखी है तुमने, उसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लो? बर्तन। बर्तन बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा। लिखो, मैं लिखवाता हूं इसको, पूरा केस नहीं लिखना, जो मैं बोल रहा हूं लिखो। लिखो, इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड, हाँ ऐसे ही लिखना, मैं लिखवा रहा हूं। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड सिल्वर यूटेंसिल्स, इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड सिल्वर यूटेंसिल्स
If any person has transferred silver utensils, if any person has transferred silver utensils, will not be considered to be capital asset. Will not be considered to be capital asset. Will not be considered to be capital asset. Accordingly, there will not be any capital gain. Accordingly, there will not be any capital gain. दो केस बता रहा हूं. As per decided case, बनारसी लाल कतारिका वर्सेस सीआईटी. बनारसी लाल कतारिका वर्सेस सीआईटी. सीआईटी बोले तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. दूसरा केस भी लिखो, जयंती लाल ए शाह वर्सेस सीआईटी. जयंती लाल ए शाह वर्सेस सीआईटी. इन लोगों ने चांदी के बर्तन बेचे थे और 1 रुपए का भी टैक्स नहीं दिया. बताओ क्यों? क्योंकि पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है. अब सुनना ध्यान से, एक और जजमेंट बता रहा हूं बच्चों. अभी भी तुम चले जाओ राजस्थान के अंदर. अरे सुन लो यार, राजस्थान में अभी भी राजा महाराजा हैं. ठीक है भाई, वो ठीक है कि अब हमारे पास चीफ मिनिस्टर वगैरह ये सारी चीजें देखते, लेकिन राजा महाराजा अभी भी हैं वहां. तो राजस्थान में चले जाओ, बहुत सारे रजवाड़े हैं वहां पर, राजा अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. तो एक राजा थे, महाराजा राणा हेमंत सिंह जी. महाराजा राणा हेमंत सिंह के पास 4,025 गोल्ड की मोहरें थी. अशरफियां जिसे बोलते हैं, गोल्ड अशरफियां. सिल्वर के कॉइन्स थे 7,90,440. सिल्वर की सिल थी जो कि 2,54,174 तोला. अब सुनना, मेरी बात सुनना. राजा जी ने क्या करा, सुनो मेरी बात सुनो. राजा हेमंत सिंह जी ने, इनके यहां पर कुल देवी की पूजा होती थी, महालक्ष्मी की पूजा. जैसे तुम्हारे घर में भी तुम लोग महालक्ष्मी जी की पूजा करते हो. दिवाली के टाइम पर तुम लोग क्या करते हो, जितना भी सोना होता है हम लोग माता लक्ष्मी जी के सामने रख देते हैं, करते हैं ना. और जितनी भी ज्वेलरी या जितना भी कैश होगा वहां लाके रख देंगे, माता जी इसको बढ़ा दो. ठीक है कि नहीं है? तो राजा भी क्या करता था, राजा के पास इतनी सारी अशरफियां थी और इतने सारे गोल्ड अशरफियां, और इनका शाही खजाना दिवाली के टाइम पर जब इनकी कुल देवी महालक्ष्मी जी की पूजा होती है तो ये सारे के सारे शाही खजाना वहां लाया जाता था और इसको रखकर पूजा की जाती थी. माता के सामने सारा शाही खजाना रख दिया और पूजा करनी स्टार्ट कर दी. फिर राजा ने क्या करा, शाही खजाने में वापस भेज दिया पूजा करने के बाद. फिर बाद में राजा ने सारी की सारी अशरफियां बेच दी और बेचने के बाद बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये तो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है. भाई पूजा करना हमारा पर्सनल, माता हम कुल देवी की पूजा करते हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास जितना शाही खजाना हम वहां यूज करते थे और हमने उसे ट्रांसफर कर दिया और ये पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है. तो राजा का जो जजमेंट था वो रिजेक्ट कर दिया और राजा को टैक्स देना पड़ा, क्योंकि कोई भी पर्सनल जो गोल्ड है, गोल्ड अशरफी ले लो, सिल्वर कॉइन्स ले लो, ये करेंसी होती है. करेंसी किसी की पर्सनल मूवेबल इफेक्ट नहीं हो सकती और राजा को उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ा. बात समझ आई? तो लिखेंगे, मैं लिखवाता हूं. लिखो, इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड, if any person has transferred any gold coins, silver coins, if any person has transferred any gold coins and silver coins
और सिल्वर बार, और सिल्वर बार, और सिल्वर बार, सिल्वर बार, ठीक है भाई, लिखना। इट विल बी कंसिडर टू बी, इट विल बी कंसिडर टू बी कैपिटल असेट, it will be considered to be capital asset as per decided case, it will be considered to be capital asset as per decided case. H.H. महाराजा, H.H. महाराजा, राणा हेमंत सिंह जी, H.H. महाराजा राणा हेमंत सिंह जी वर्सेस CIT, H.H. महाराजा राणा हेमंत सिंह जी वर्सेस CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है भाई। तो अगर कोई गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन बेचेगा तो उस पर कैपिटल गेन निकलेगा और उसे टैक्स देना पड़ेगा। अरे बोलो। फिर मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद बताई थी कि कोई भी पर्सनल मूवेबल आइटम बिजनेस के यूज में है तो कैपिटल असेट है। लिखो, इफ एनी पर्सन हैज मूवेबल आइटम, if any person has movable item, if any person has movable item, if any person has movable item in his business or profession, in his business or profession, in his business or profession, these items shall not be considered to be capital asset. These items shall not be considered to be capital asset. These items shall not be considered to be capital asset. For example, Mr. X has one motor car. Mr. X has one motor car. Mr. X has one motor car. In the use of business and profession, in the use of business and profession, in the use of business and profession, these items shall be considered to be, these like in the use of business and profession, आगे लिखो, रुक जाओ कट कर दो उसे, in the use of business and profession, and such motor car sold by him, such motor car sold by him will be considered to be capital asset. बताओ क्यों बनेगी कैपिटल असेट? क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन होगा। बिजनेस प्रोफेशन में उसका डेप्रिसिएशन पे एंडल में डेबिट होगा, डेबिट होगा तो WDV निकलेगी, और WDV वाली चीज महंगी बिक सकती है। अरे बोलो, हेडिंग डालो एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड। अब बच्चों मेरी बात सुनो, बच्चों अगर एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एरिया में है तो वो कैपिटल असेट नहीं है। आप लोगों का गांव कहां पर है? नेगी तुम्हारा गांव कहां है? उत्तराखंड में। कितने रुपए गज जमीन है वहां? एग्रीकल्चरल लैंड कितने रुपए गज मिलती है? दिल्ली के कंपैरिजन में महंगी है, सस्ती है? सस्ती है। बच्चों गांव में आप अपनी पूरी जमीन बेच के यहां 100 गज जमीन नहीं खरीद सकते। गांव की 10 बीघा जमीन, लेकिन डिपेंड करता है गांव कहां पर है आपका। आपके विलेज के अंदर, जैसे मान लो हमारे राजस्थान के अंदर, मैं अपनी पूरी एग्रीकल्चरल लैंड बेचकर आ जाऊं तो भी यहां 100 गज जमीन नहीं परचेज कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो वो बोलते चलो कोई बात नहीं, किसी फार्मर ने एग्रीकल्चरल लैंड बेची भी है, रूरल एरिया में है, कैपिटल असेट नहीं है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एग्रीकल्चरल लैंड ही दिल्ली में है। जितने भी हमारे जाट भाई हैं उनका गांव ही क्या है दिल्ली में? गांव नसीरपुर, गांव गुड़गांव, बहादुरगढ़। तो ये सब क्या है? आसपास पड़ गए, पालम गांव, रोहतक। तो ये जो है इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या बताऊं, एक पर्सन आता था,
अरे सही बता रहा हूँ। सर नहीं, मैं किसी और चीज एक पर्सन आता था वहां पे, मैं, तुम मेरे को देख के वो मत करना, लेकिन कभी एक टाइम पे द्वारका सेक्टर 7 रामफल चौक में मैं जाया करता था, गोल्ड जिम था, पता नहीं अब तो मैं गया नहीं हूँ वहाँ बहुत दिन। नहीं, वहीं कोचिंग थी मेरी द्वारका में, तो वहीं से रास्ते में आता था तो वहीं चले जाता था, क्योंकि उनकी टाइमिंग ऐसी थी, दोपहर में चले जाओ, तो मैं दोपहर में जाया करता था, रात दोपहर के 1:30 से 2 बजे के आसपास, 2 से 4। तो वहां एक पर्सन आता था, वो कभी आता था BMW से, कभी आता था जैगवार से, कभी आता था ऑडी से। मैं बोलता भाई करता क्या है तू? बोलता मैं जिम करता हूँ। मैं पैसा कहाँ से आता है? बोलता सारे लोग ही थोड़ी कमाएंगे, कोई खर्च करने वाला भी तो हो। बोले मेरे परदादा इतने, दादा परदादा इतनी जमीनें छोड़ गए ना, हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, किले के किले जमीन है हमारे पास, जब लगता है पैसे की कमी है 100 गज जमीन बेच देते हैं, पैसा आ जाता खूब, दोबारा अमीर हो जाता है फिर। और रेंटल इनकम खा रहे हो, बताओ। बोल रहे रेंटल इनकम, रामफल चौक पे उसने अपनी प्रॉपर्टी गिनवा दी कि यहां पर हमारी प्रॉपर्टी 5-5, 10-10 लाख तो रेंट है। तो वो क्या करेगा कमा के? वो बोल रहा हमारा एक काम है, सवेरे उठना, खाना खाना, जिम जाना, बस अपने आप को फिट रखना। बात समझ आई? पैसा तो आ रहा अपने आप। तो बच्चों, इन लोगों को टारगेट करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला अगर एग्रीकल्चरल लैंड किसी की अर्बन एरिया में है तो वो कैपिटल असेट है। क्लियर है? क्योंकि वो सस्ती नहीं बिकेगी, महंगी बिकेगी। लिखो, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, लेकिन इंडिया में होनी चाहिए, ठीक है? एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया इन इंडिया shall not be considered to be capital asset, shall not be considered to be capital asset, shall not be considered to be capital asset, shall not be considered to be capital asset. But if agricultural land is in urban area, 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 it will be considered to be capital asset, it will be considered to be capital asset. उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ? कैपिटल असेट। देखो, रूरल एरिया को डिफाइन कर रहे हैं, रूरल और अर्बन देखो क्या है। हालांकि ये बात मैंने कहां पढ़ाई थी, याद है? एग्रीकल्चर इनकम। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज तो चल रहे हैं, पढ़ रहा हूं मैं। देखो, द लैंड इन द रूरल एरिया शैल बी कंसिडर्ड टू बी अर्बन इन द फॉलोइंग केसेस। ये मैंने एग्रीकल्चरल लैंड में लिखवाया था, याद है? देखो उधर, अगर रूरल एरिया विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ अर्बन एरिया हैविंग पॉपुलेशन मोर देन कितनी, 10,000, लेकिन अप टू कितने तक, 1 लाख। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपका रूरल एरिया है लेकिन उसके 2 किलोमीटर के अंदर कोई अर्बन एरिया है और एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और 1 लाख तक है, तो वो एरिया अर्बन एरिया बन जाएगा, उसको रूरल नहीं मानेंगे। कितने लिमिट बताई है? 2 किलोमीटर और पॉपुलेशन को दिक्कत। लेकिन आगे कहता अगर रूरल एरिया 6 किलोमीटर दूर कौन है, अर्बन एरिया, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है वहां की, 1 लाख से 10 लाख तक, तो वो भी रूरल एरिया नहीं कंसिडर करेंगे, उसको भी हम अर्बन एरिया मान लेंगे। लेकिन अगर पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है तो 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक जो भी आएंगी वो सब क्या बन जाएंगे हमारे पास, बोलो? अर्बन एरिया। डाउट है कोई? लिखना है दोबारा? नहीं लिखना। अब आगे लिखोगे, सुनो। अगर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एरिया में है लेकिन आउटसाइड इंडिया है तो वो कैपिटल असेट है। लिखो,
if agricultural land if agricultural land if agricultural land if agricultural land is in rural area outside India, rural area outside India, rural area outside India, it will be considered to be बोलो बच्चों कैपिटल एसेट. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी कैपिटल एसेट. कोई दिक्कत है? अरे तुम तो यहां पर आ रहे हो तो टैक्स नहीं दोगे क्या? देना पड़ेगा. लिखो इन अदर वर्ड्स, sorry, it will be considered to be capital asset. That is in other words, agricultural land. That is in other words, agricultural land situated outside India. Agricultural land situated outside India. Agricultural land situated outside India is capital asset in all cases. Capital asset in all cases. ठीक है भाई. For example, Mr. X has agricultural land. Mr. X has agricultural land in rural area. 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 And it is sold by him. It is sold by him. Sold by him. It will not be considered to be. It will not be considered to be capital asset or not. It will be considered to be. It will not be considered to be capital asset. और कैपिटल गेन भी नहीं निकलेगा. बट इफ, आगे लिखो, बट इफ he has agricultural land in urban area, but if he has agricultural land in urban area, agricultural land in urban area, agricultural land in urban area, it will be considered to be capital asset. It will be considered to be capital asset. एक और एग्जांपल लिखो. मिस्टर राम इज ROR. मिस्टर राम इज ROR. मिस्टर राम इज ROR and has sold one agricultural land. And has sold one agricultural land in rural area in Nepal. In rural area in Nepal. In rural area in Nepal. It will be considered to be capital asset. It will be considered to be capital asset क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड कहां पर नहीं है? इंडिया में. आउटसाइड इंडिया तो भैया हम टैक्स करेंगे. चले आगे. हेडिंग डालो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स. गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स. बच्चों गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स के बारे में समझाता हूं क्या होता है. गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स बच्चों 1999, सुनो, डॉक्टर मनमोहन सिंह
सुनना ध्यान से। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, अरे भाई सुन लो यार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, हाँ पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे तो उन्हें बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड दिया था। बच्चों जिस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे देश के अंदर डिफ्लेशन आया था, हमारे पास बहुत दिक्कतें हो गई थी, हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम थी, देश के पास पैसा नहीं था, तो हमें पैसा उधार लेना था बाहर से। लेकिन बाहर के लोगों से हम पैसा उधार मांग रहे हैं तो उन्होंने हमसे बोला तुम गोल्ड ले आओ, पैसा ले जाओ। बाहर जैसे मान लो जापान से या इन सब से पैसा मांगा तो उन्होंने बोला मनमोहन सिंह को गोल्ड दे दो, पैसा ले लो। और मनमोहन सिंह के घर में थोड़ी ना पैसा था, मतलब घर कितना सोना होगा इनके पास, पॉसिबल ही नहीं था इतना पैसा, क्योंकि सरकार को जब पैसा चाहिए होता है लाख करोड़ चाहिए, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ ऐसे पैसे चाहिए होते हैं। तो देखो मनमोहन सिंह जी ने क्या करा, मनमोहन सिंह जी ने आके लोगों को बोला कि जिनके घर में भी गोल्ड है हम उनकी टेंशन खत्म कर रहे हैं। तुम्हें टेंशन रहती होगी कि घर में गोल्ड रखा हुआ है चोरी ना हो जाए, हाई रिस्क होता है तुम्हारी लाइफ का भी, पता लग गया तुम्हारे घर में बहुत सारा सोना है, कोई आएगा तुम्हारा मर्डर कर देगा, ले जाएगा। दूसरा, तुम्हारे घर के अंदर जो गोल्ड रखा है वो इनकम जनरेट तो कर ही नहीं रहा, ठीक है कैपिटल गेन हो रहा है उसमें, लेकिन इनकम नहीं आ रही, रेगुलर इनकम नहीं आ रही। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, इन्होंने बोला कि भाई जितना भी गोल्ड पब्लिक के पास है सारी पब्लिक वो गोल्ड हमें दे दो, उसके बदले हम आपको बॉन्ड दे देंगे, और जो भी गोल्ड तुम हमें दोगे उस गोल्ड के बदले तुम्हें ब्याज भी मिलेगा। इंटरेस्ट दे रहे हैं, देख रहे हो, जैसे तुमने पैसा बैंक में जमा करा तो इंटरेस्ट मिलता है। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा कि आप गोल्ड ले आओ, उस गोल्ड के बदले हम आपको इंटरेस्ट देंगे उसकी वैल्यू पे। जैसे मान लो इसने सौरभ ने 50 लाख रुपए का गोल्ड दे दिया, तो 50 लाख का इनको एक पेपर बनाकर दे देंगे, सर्टिफिकेट। 50 लाख का क्या बना के दे देंगे, एक सर्टिफिकेट ये बनाकर दे दिया। इसको बोलेंगे गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। क्या बोलेंगे, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। और 50 लाख की वैल्यू पर भाई लोग ऐसे ही थोड़ी देंगे, उनको बेनिफिट दिखाना पड़ेगा। 50 लाख की वैल्यू पर अब सौरभ को क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ब्याज। मान लो 5% भी ब्याज मिला, कितना हो गया ब्याज, 50 लाख पे 5% ब्याज, बताना है। अब 2.5 लाख का ब्याज इसको ईयरली मिल रहा है तो कम थोड़ी है, बोलो, तो ठीक है। तो बच्चों 2.5 लाख रुपए का ब्याज इसको मिल रहा है तो कम नहीं होता 2.5 लाख का ब्याज, और ये ब्याज भी एग्जेम्प्ट है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स कर दिया मनमोहन सिंह जी ने। और एक और चीज करी, मनमोहन सिंह जी ने बोला देखो अगर आप, सौरभ गोल्ड बेच रहा है नेगी को, सौरभ ने 10 लाख का गोल्ड खरीदा था, अब वो 10 लाख का गोल्ड कितने का बेच रहा है नेगी को, 50 लाख का। तो नेगी सौरभ को 50 लाख रुपए देगा। कैपिटल गेन कितना हो गया सौरभ का, 40 लाख। 40 लाख पर कौन टैक्स देगा, नेगी। इसने क्या करा, नेगी ने 50 लाख का गोल्ड खरीद के अमन को बेच दिया, 50 लाख का गोल्ड अमन को 70 लाख का बेचा। 20 लाख पे टैक्स कौन देगा, नेगी देगा। और अमन ने 70 लाख का गोल्ड खरीदा, 70 लाख का गोल्ड इसने पायल को बेच दिया 90 लाख का। 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन अमन के हाथ में आ गया, अमन को भी टैक्स देना पड़ेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला लाओ जी हम एग्जेम्प्ट कराते सबको, आप
गोल्ड मत बेचो, बॉन्ड को बेचो। अब सौरभ मेरे पास आया, 50 लाख रुपए का गोल्ड दे दिया, और 50 लाख के बदले सौरभ ने क्या करा, गोल्ड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, बॉन्ड में। अब 50 लाख रुपए का बॉन्ड सौरभ इसको बेच रहा है, कैपिटल गेन जितना भी होगा एग्जेम्प्ट इसके हाथ में। नेगी अमन को बेच रहा है एग्जेम्प्ट, अमन पायल को बेच रहा है एग्जेम्प्ट, तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया। अब देख लो कितनी चालाकी से काम करा मनमोहन सिंह जी ने। सोना गोल्ड कौन ले गया, मनमोहन सिंह जी। जब सारे लोगों ने गोल्ड जमा कर दिया तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पब्लिक का गोल्ड आ गया। उस गोल्ड को ले जाकर बाहर जाके क्या करा, गिरवी रख दिया और वहां से कैश लिया है। तो बात समझ आई? तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स कैपिटल असेट नहीं होते हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, आपस में पेपर बेच रहे हैं बस। अरे बॉन्ड क्या मतलब, सर्टिफिकेट ही तो बेच रहा है, ये इसको बेच रहा है, वो उसको बेच रहा है, वो उसको बेच रहा है, बेचते रहो। आपस में पेपर बेच रहे हैं। और वो क्या, गोल्ड कौन लेके चला गया, मनमोहन सिंह जी। और उस समय जो देश दिक्कत में आ रहा था, उस समय फिर पैसा आया देश के अंदर, फिर दोबारा इकोनॉमी को सही किया गया, फिर सारी चीजें क्लियर हो गई, फिर पैसा उनका चुका दिया और गोल्ड वापस ले आया, बात खत्म। सर वो बॉन्ड वापस, हाँ वापस मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी है, परमानेंट थोड़ी है, जितने का गोल्ड तुमने दिया वापस मिल जाएगा तुम्हें कभी भी। हाँ कभी नहीं, तो उसके अंदर तो कंडीशन रखी थी ना भाई, कि भाई हमारा देश अभी दिक्कत में, तो हम तो गिरवी रख रहे हैं, वहां से लाएंगे और तब तक तुम्हें ब्याज मिलेगा। अरे समझ आया नहीं यार? इसी तरीके से ना स्पेशल बियरर बॉन्ड्स भी होते हैं यार, सुन लो यार तुम। एक तो तुम्हें डिटेल में समझा रहा हूं, एक होता है स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। नरेंद्र मोदी ने 2016 के अंदर नोटबंदी करी थी ना। तो सरकार को जब भी लगता है कि पैसा ब्लैक हो रहा है, लोगों ने घर में अपने पैसा जमा करना स्टार्ट कर दिया, तो सरकार क्या करती है, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मनी लॉन्ड्री कर देंगे वो, मनी लॉन्ड्री मतलब नोटबंदी कर देंगे, डिमोनेटाइजेशन की, भाई इस तारीख तक जितने भी हैं ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो जितना भी एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया उनको, बैंकों में ले जाओ। अब अमन ने अपने घर में 500 करोड़ रख रखा ब्लैक का, अब ये 500 करोड़ ले जा नहीं पाएगा, ले जाएगा वैसे पकड़ लेंगे बैंक वाले, कहां से लाया, आजा, और कितना है बता। बात समझ आई? जान करके इन्होंने नोटबंदी करी। बैंक वालों को तुम जाओगे पैसा दोगे ब्लैक में, एक तो ये है। दूसरा ऑप्शन होता है सरकार करती है, उस समय करी थी, बोला नहीं था मनमोहन सिंह जी ने कि भाई, नरेंद्र मोदी ने बोला था, अगर किसी के पास पैसा है कोई बात नहीं, 50% टैक्स दे दो, हम कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे। पैसा है ले आओ, मत डिस्क्लोज करो पैसा कहां से आया, 50% हमारा, 50% तुम्हारा। तो गवर्नमेंट बोलती, क्योंकि देखो ना, अगर आपने पैसा ब्लॉक कर लिया तो पैसा ब्लॉक करने से क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। कैसे आता है, इनने 500 करोड़, इसने 1000 करोड़, लोग घर में रख के बैठे हैं, पैसा सर्कुलेशन में नहीं चल रहा, पैसा शॉर्ट सप्लाई में हो जाएगा। पैसा जैसे शॉर्ट सप्लाई में होगा, डिमांड बढ़ेगी, लोग लोन मांगेंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये चीज बनाकर बेच रहा है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट को कॉस्ट में जोड़ेगा, कॉस्ट में जोड़ेगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ेंगे। तो सरकार क्या करती है, या तो वो करती है डिमोनेटाइजेशन, या फिर सरकार बोलती है हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, ईमानदारी से तुम ना पैसे ले आओ, उसके बदले बॉन्ड इशू कर देंगे। उसको बोलते हैं स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? और स्पेशल बियरर बॉन्ड भी कैपिटल एसेट नहीं होते हैं। अरे बात समझ आई? तो लिखेंगे, लिखो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। घर से लिखोगे? घर से लिख लेना, पढ़ दूं फिर मैं, आ जाओ। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, देखो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड बाय
अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है भाई। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स मींस बॉन्ड इशूड बाय वेरियस बैंक फॉर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड विद देम। द एसएससी कैन सेल बॉन्ड इन द मार्केट, नो कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड। सही है भाई। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा। एसएससी कैन अर्न इंटरेस्ट, बैंक वाले उसको ब्याज भी देंगे उस डिपॉजिट बॉन्ड पर। ठीक है भाई। एसएससी शैल अर्न इंटरेस्ट ऑल्सो एंड इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, और वो ब्याज भी एग्जेम्प्ट होगा। दिस स्कीम, द स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड द डिपॉजिटर अपॉर्चुनिटी टू अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर आइडियल गोल्ड होल्डिंग अलोंग विद द बेनिफिट ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी भी है भैया, घर में रखोगे चोरी हो जाएगी। सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, साथ में ब्याज भी दे रहे हैं। ठीक है। होल्डिंग गोल्ड विदाउट एनी कॉस्ट, कॉस्ट क्या बल्कि ब्याज मिल रहा है तुम्हें। इंडिविजुअल बैंक विल बी फ्री टू फिक्स, इंडिविजुअल बैंक विल बी फ्री टू फिक्स द इंटरेस्ट रेट। वो फिक्स खुद ही कर सकते हैं कि क्या रेट रखना है। आगे रखोगे। अब देखो ये जो आई है, ये नई स्कीम आई है, ये बीजेपी लेकर आई है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। एक बार पढ़ो फिर मैं बताता हूं। अच्छा देखो, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, दिस स्कीम विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। जो मनमोहन सिंह की स्कीम थी उसको रिप्लेस कर कल गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बीजेपी ले आई। अरे क्लियर है। हाउएवर द डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम विल बी अलाउड। वो अलाउड है, कब तक अलाउड है? जब तक कि उसकी मैच्योरिटी नहीं होती, टिल मैच्योरिटी अनलेस दीज आर विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर। कभी कभी वो खुद ही विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं है? इन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि हम गोल्ड डिमोनेटाइजेशन स्कीम लाए तो पुरानी खत्म कर देंगे। पुराना जिन्होंने गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड खरीद रखा 2015 से पहले, कोई नहीं, वो चलता रहेगा जब तक उनकी मैच्योरिटी है। लेकिन अगर उससे पहले कोई तोड़ दे मैच्योरिटी से पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो। ठीक है भाई। अनलेस दीज विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर प्रीमेच्योरली एज पर एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन।
देखो आप, ऑल डेजिग्नेटेड बैंक मतलब जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हो गए, ऑल डेजिग्नेटेड बैंक विल बी एलिजिबल टू इंप्लीमेंट द स्कीम, वो लगा सकते हैं स्कीम. द रेजिडेंट इंडियन कैन मेक डिपॉजिट अंडर द स्कीम. द ओपनिंग ऑफ गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट will be subject to the same rule with regard to the customer identification as are applicable to any deposit account. The designated bank will accept the gold deposit under short term. Short term कितने टाइम के लिए गोल्ड डिपॉजिट करेंगे? 3 साल. एक से लेकर कितने साल तक? 3 साल. बैंक डिपॉजिट एज वेल एज मीडियम कितने साल के लिए? 5 से 7 साल. लॉन्ग टर्म में कितने टाइम के लिए गोल्ड डिपॉजिट स्कीम ले सकते हैं? 12 से 15 साल तक. कोई दिक्कत है? डेजिग्नेटेड बैंक में सेल और लैंड द गोल्ड एक्सेप्ट अंडर द शॉर्ट टर्म टू MMTC फॉर माइंटिंग इंडिया गोल्ड coin to jewelry to jewelers to sell it to designated bank participating in a scheme. अर्निंग आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, जितना भी ब्याज मिलेगा वो माफ है. देयर विल बी नो कैपिटल गेन ऑन एप्रीहेंशन इन द वैल्यू ऑफ गोल्ड, मतलब उस पर कैपिटल गेन जो होगा वो भी क्या कर रखा है? एग्जेम्प्ट कर रखा है. कोई दिक्कत है? चलें हेडिंग डालो बच्चों, कैपिटल गेन. लास्ट टॉपिक लिख लो. है वही बोल रहा है जो मैंने इतनी देर पर पढ़ा है, वही है, बस नाम बदल दिया ना उन्होंने. इंग्लिश में भी बोला सर आपने. अच्छा क्योंकि मैं पहले हिंदी में बोल चुका हूं. देखो ये गोल्ड डिपॉजिट बैंक के अंदर ही इन्होंने बता रखा है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आ गए. ये कहता है कि आप अपने घर में गोल्ड मत रखो, रेजिडेंट इंडियन अपने गोल्ड को ले जाकर डिपॉजिट कर सकता है. शॉर्ट टर्म के लिए कितने टाइम के लिए? 1 से 3, मीडियम 5 से 7 साल और 12 से 15 साल तक. कोई दिक्कत है? अब जो डेजिग्नेटेड बैंक है उनके पास अथॉरिटी है, जो भी गोल्ड तुमने दिया उन्हें वो क्या कर सकते हैं? उसको सेल कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं. ये लिखा हुआ है. हाँ हाँ ठीक है कि नहीं है? तो सेल कर सकते हैं, लेकिन सेल के लिए तुमसे कंसेंट जरूर लेंगे. वो ऐसे नहीं बेच देंगे. तुमसे कंसेंट लेंगे कि भाई तुम बोलो तो बेच दें, बाद में दे देंगे. क्योंकि गोल्ड कॉइन्स है तो वो तो गोल्ड कॉइन्स ही रहेगा, बाद में दे देंगे तुम्हें. ठीक है कि नहीं? वो एक तरीके की करेंसी हो गई. तो तुम्हें जो ब्याज मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है, उस पर कैपिटल गेन होगा वो भी एग्जेम्प्ट है. अब देखो इसने सोने के सिक्के जमा कर दिए बैंक में जाके. अब इसको वही सोने के सिक्के थोड़ी चाहिए, सोने के सिक्के चाहिए, दे देंगे. तो ऐसे ऐसे 1 लाख सोने के सिक्के आ गए गवर्नमेंट के पास, बैंकों में. बैंक ने और सरकार ने क्या करा? वो गोल्ड को ले जाके गिरवी रख दिया या सेल कर दिया. ठीक है कि नहीं है? तो सेल करने पर या गिरवी रखने पर जितना भी पैसा आएगा वो सरकार रखेगी. बाद में तुम्हें गोल्ड कॉइन चाहिए तो दे देंगे तुम्हें. अरे क्लियर है? तो एग्जेम्प्ट है. चले आगे, हेडिंग डालो कैपिटल गेन. कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम. देखो अच्छा समझा दो, चलो लास्ट, चलो समझा देता हूं यहां तक. नहीं गोल्ड डिपॉजिट स्कीम लिख लेना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिख लेना, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स will be exempt from income tax और will not be considered to be capital asset. इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होता है, कैपिटल गेन भी एग्जेम्प्ट होता है. कोई दिक्कत? बस इतना लिख लेना. देखो इधर, देखो कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम. बच्चों सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 है. मेरी बात सुनो, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, उसके अंदर मेरी जो बिजनेस की प्लेस थी, बिजनेस प्लेस क्या हो गई? डैमेज हो गई. फ्लड आ गया, मेरा जितना भी सामान रख रखा था स्टॉक इन ट्रेड के रूप में सारा खराब हो गया. ठीक है भाई? तो उस केस के अंदर मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी जितना भी पैसा देगी उसके अंदर बोल रहा है कि कैपिटल गेन होगा क्या? पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी तुम इंश्योरेंस कराते हो तो तुम्हारी वैल्यू से कम ही देंगे पैसा, लेकिन अगर वैल्यू से ज्यादा दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, कैपिटल गेन मान लेंगे. पढ़ो, इफ एनी कैपिटल एसेट इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ फायर, आग लग गई भाई, नेचुरल कैलेमिटीज एक्सेट्रा,
लाइक फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया। एसएससी रिसीव्ड एनी इंश्योरेंस क्लेम फॉर सच असेट। तुमने इंश्योरेंस करा रखा था, तुम्हें क्या मिल गया? उसका क्लेम मिल गया। इन सच केसेस कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन द नॉर्मल मैनर एंड कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिसीव्ड। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड shall be considered to be full value of consideration. For example, समझ आ जाएगी बात। एबीसी लिमिटेड के पास एक प्लांट एंड मशीनरी थी 1 अप्रैल 2024 को, जिसकी डब्ल्यूटीवी कितनी थी? 20 लाख। असेट पूरा का पूरा नेचुरल कैलेमिटीज के अंदर क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 21 लाख दे दिए। वैसे नॉर्मली देते नहीं है, सर्वेयर आएगा, चेक करेगा, वो वैल्यू से कम ही देते, लेकिन अगर दे दिया तो कोई बात नहीं, लाओ टैक्स दे दो हमें। तुम्हारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी बन गई? 21 लाख। और तुम्हारे लिए कॉस्ट कितनी हो गई? 20 लाख। तो 1 लाख रुपए कैपिटल गेन हो गया। और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट है। अरे डाउट है कोई? एक और करा दूं? पढ़ो, नेक्स्ट और पढ़ लो। अरे नहीं यार, ये तो छोटा नहीं है, ये बड़ा टॉपिक है। ये तो पूरा टाइम लेगा। ये देख लो, ये सारे बड़े टॉपिक है। कोशिश है भाई पूरी पूरी। छोटा टॉपिक को दिख ही नहीं रहा है इसमें। अच्छा, वो छोटा है, बोलूंगा भी उसके बारे में। हाँ, तो उसके अंदर उसकी एग्जाम्पशन पूरी कंडीशंस है। चलो, मैं देख रहा हूँ कोई छोटा टॉपिक मिल जाए तो। चलो ये देख लो 50D। देखो बच्चों, राइट अ नोट ऑन फुल फेयर मार्केट वैल्यू deemed to be full value of consideration in certain cases where consideration received or accruing as a result of transfer of capital asset by the assessee is not ascertainable। मतलब तुमने कोई कैपिटल असेट बेचा, लेकिन उसकी जो सेल प्राइस है, ट्रांसफर प्राइस है, हम लोगों को असर्टेनेबल नहीं है और हम डिटरमाइन भी नहीं कर सकते। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज अ कैपिटल गेन, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी उस डेट को, उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो दिक्कत है भाई। देखो, तुमने कोई कैपिटल असेट बेची, ठीक है, अब कैपिटल असेट बेची, उसके अंदर उसकी वैल्यू हम नहीं असर्टेन कर पा रहे। तुम कह रहे हो कि मैंने गोल्ड बेच दिया, और गोल्ड मैंने कितने का बेचा है? अभी सबको पता है गोल्ड कितना चल रहा है, लाख रुपए तोला मान लो अभी फिलहाल। लेकिन तुम कह रहे हो नहीं, मैंने तो 80,000 रुपए तोला बेचा। तो तुम सही बोल रहे हो क्या? गलत। हम किसको देखेंगे? मार्केट वैल्यू को। ये बोल रहा है, ये कह रहा है अगर मान लो कोई भी कैपिटल असेट बेच रहे हैं और कैपिटल असेट बेचते हैं, तो उसकी कंसिडरेशन मतलब सेल प्राइस ना तो पता लग रही है, ना ही हम कंप्यूट कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मार्केट वैल्यू उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन गया। भाई प्रूफ करके दिखाओ ना, कहां करी थी तुमने 80,000 से? सस्ता क्यों बेचा? सस्ता बेचा तो गिफ्ट में ले जाएंगे। सस्ता मिल गया ना तुम्हें, तो गिफ्ट में आ जाएगा फिर। याद है, पढ़ाया था। तो ठीक है, ये छोटा टॉपिक यही बचा था। अब अगली क्लास में मिलते हैं, बड़े टॉपिक आ रहे हैं, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय। आज की चर्चा इतनी। कल है।